साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपको अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम द ओमेगा क्लासेज। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे और जो आधुनिक भारत का इतिहास वो कहाँ से प्रारंभ होता है, किनके द्वारा प्रारंभ किया जाता है और ये प्रारंभ करने का कारण क्यों है, इसको भी समझेंगे। तो ओवरऑल ये समझिए कि हमारे यहाँ जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत। हालांकि बांटने का कोई निश्चित पैमाना नहीं है, कुछ लोगों का कुछ मंतव्य है, कुछ लोगों का कुछ मंतव्य है, कुछ लोगों का कुछ अलग अलग मंतव्य है। जो अंग्रेजी माइंडेड इतिहासकार हैं या अंग्रेजी व्यवस्था से प्रभावित हैं वो धर्म के आधार पर बांट देते हैं, कुछ तकनीक, साहित्य और ज्ञान विज्ञान के उन्नति के आधार पर बांट देते हैं। कुछ जो ज़्यादा लिबरल हैं वो आधुनिक विचारों के आगमन पर इतिहास को 3 कालों में बांटते हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसा निश्चित पैमाना नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ये सही है, ये नहीं सही है। लेकिन भारतीय इतिहास को 3 भागों में जो बांटा गया है उसको ओवरऑल आप समझ लीजिए कि प्राचीन काल हुआ, एक मध्यकाल हुआ और एक आधुनिक काल हुआ। तो प्राचीन काल जो है वो मौर्यवंश, उससे पहले और फिर उसके बाद हर्षवर्धन तक के काल को मुख्यतः प्राचीन काल में रखा गया। उसके बाद भारतीय इतिहास को 400 सालों तक पूर्व मध्य काल में रखा गया। हालांकि ये भी कोई सही पैमाना नहीं, उसको भी इतिहासकारों ने किसी खास रीजन से अलग बांट दिया है। उसमें ये दिखला दिया है कि नहीं, ये जो शासक थे ये अलग थे, ये शासक अलग थे, धर्म के आधार पे, व्यवस्था के आधार पे। हालांकि ये कोई बहुत सही बातें नहीं। इतिहास कोई बांटने की चीज़ नहीं होती है। इतिहास जो होता है मानवीय ज्ञान, सभ्यता और संस्कृति की जो उन्नति होती है उसको पढ़ने का एक जरिया होता है। हर जो दौर होता है वो पिछले दौर से अलग होता है। कभी बदलाव बहुत ज़्यादा होती है, कभी बदलाव बहुत कम होती है। लेकिन ओवरऑल जो भारतीय इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। और ये जो बंटवारा हमारे यहाँ के इतिहास का है वो पूर्णतः अंग्रेजी या पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है, चाहे किसी भी प्रकार के इतिहासकारों ने इसे बांटा हो। और ये एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन खैर अब है, हमें तो वही पढ़ना समझना है। तो आधुनिक भारत जो है वो कहाँ से प्रारंभ माना जाए? कुछ लोग अंग्रेजी आगमन से मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, जब अंग्रेजी से कुछ पहले आया। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, जब अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से हमें जकड़ लिया वहाँ से मानेंगे। तो इसको एक ओवरऑल मानसिकता ये समझिए कि 1757 के बाद भारत में आधुनिक काल माना जाता है। याद रखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था और बंगाल अंग्रेजी राज के झोली में आ गए, तब जाके माना जाता है कि वो एक आधुनिक काल का आगमन हुआ। और वहाँ से हमारे यहाँ जो सिस्टम था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वो परिवर्तन लेने लगा और हम एक पूर्णतः औपनिवेशिक व्यवस्था के अधीन जकड़न में आने लगे और जो हमारा बदलाव था वो पहले से अलग होने लगे। इसको भी हम लोग समझेंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन वो अलग वीडियो। आज हम समझेंगे जो भारत में यूरोपीय शक्तियाँ आई थी, अर्थात आधुनिक भारत में प्रारंभिक उन शक्तियों के बारे में समझेंगे कि कैसे उन्होंने हमारे देश को अपने अधीन लाने का प्रयास किया और अपने अधीन लिया। आखिर वो कौन कौन सी शक्तियाँ थी जो हमारे यहाँ प्रभावित होने लगी और हमारे जो राजा थे और हमारे जो उस समय के राजनीतिक कर्णधार थे, एक एक कर इन छोटी छोटी शक्तियों के आगे घुटने टेकने लगे। तो देखिए, सबसे पहले ओवरऑल एक आप मान के चलिएगा कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, याद रखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध था भारतीय इतिहास में वाटर लाइन प्रॉब्लम था। यानी कि वहाँ के बाद से ये सिद्ध हो गया कि भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इन विदेशी ताकतों को हटा सके, रोक सके या खदेड़ सके। हालांकि उसके पहले भी ऐसी कुछ बात नहीं थी कि वो बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि नहीं इनके पास ये पावर था, ये पावर था। किसी के पास कोई पावर नहीं था। जब बड़े बड़े पावर क्या बोल सकते हैं, अरबियंस, तुर्क
जब यूरोपियन शक्ति के आगे घुटने टेक चुके थे तो ये भारतीयों की हमारी क्या संभावना थी। लेकिन फिर भी माना तो जा सकता है कि वो बहादुर थे, उन्होंने उनके अधीन एक केंद्रीय शक्ति थी, जैसे मुगल्स थे, प्रारंभिक मराठास थे, वो बहुत बड़ी शक्ति थी। लेकिन एन केन प्राकरण वो नष्ट हो गए और फिर भारत में ये जो छोटे छोटे देश थे, फ्रांस, इंग्लैंड, डच, ये सब जो पुर्तगाल, ये सब जो देश थे हमारे यहाँ प्रभाव जमाने लगे। हालांकि धीरे धीरे ये सारी शक्तियाँ बाहर हो गई और सिर्फ दो शक्तियाँ बच गई, एक अंग्रेज़ थे और दूसरा फ्रेंच थे। और इन्हीं के साथ हुआ जो प्रारंभिक झड़प था, प्रारंभिक तौर पहले से भी हो रहा था, लेकिन सर्वोच्चता के लिए भारत में कौन सी शक्ति सर्वोच्च होगी, इसके लिए सिर्फ दो ही देश मैदान में थे, एक अंग्रेज़ थे और एक फ्रेंच थे। और इसी क्रम में जो पहला इन लोगों के बीच या कहिए लास्ट भी जो झड़प हुई वो था कर्नाटक का युद्ध। कौन सा युद्ध? कर्नाटक का युद्ध। अर्थात आज हम आधुनिक भारत के जो इतिहास है उसमें सबसे पहले कर्नाटक के बारे में समझेंगे। याद रखिए, कर्नाटक युद्ध के बारे में जब आप पूरी तरह से समझ रखते हैं, जानकारी ही नहीं समझ रखते हैं, तब आप अंग्रेजी व्यवस्था और यूरोपियन व्यवस्था को समझ पाएंगे कि वो कैसे हमें देखते थे। तो देखिए, कर्नाटक का जो युद्ध था वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी शक्तियों के बीच सर्वोच्चता के लिए लड़ाई हुई थी। अर्थात यहाँ से जो हारेगा वो भारत से बाहर हो, यहाँ जो जीतेगा भारत उसकी झोली में जाएगा। तो अभी तक जो भारत पर आक्रमण होते थे वो पश्चिम और पश्चिमोत्तर प्रांतों से होते थे, अर्थात सिंध, पंजाब इलाकों से भारत पे आक्रमण हुआ करते थे। ये अनादिकाल से हो रहा था। ये पहली लड़ाई थी, ये पहले दुश्मन थे जो पूर्व से आ रहे थे, अर्थात बंगाल से आ रहे थे या नीचे साउथ से ऊपर आ रहे थे। और समझ रहे हैं, अभी तक जितनी भी हमारे यहाँ शक्तियाँ आई थी, जो भी आए थे, तुर्क आए, उसके पहले हून आए, उसके पहले कुषाण आए, शक आए, मुगल्स आए, जो भी आए वो सब पश्चिम से आए थे या पश्चिमोत्तर प्रांतों से आए थे। यानी कि अफगानिस्तान के रास्ते हमारे यहाँ आ रहे थे। अब हमारे यहाँ जो शक्ति आ रही थी वो समुद्र के रास्ते आ रही थी। और समुद्र पर जो शक्ति थी उस समय दो ही शक्तियाँ थी। 1757-50 के पहले जो मध्यकाल में थे अरबियंस थे। याद होगा आपको कि अरबियंस ने ही मॉनसून की खोज की थी और लगभग 400 सालों तक जो अरबियंस थे वो ट्रेड का मतलब समुद्रिक ट्रेड के सिरमौर बने हुए थे। और अरबियंस को पटकनी दी पुर्तगालियों ने, और फिर पुर्तगालियों ने समुद्र पर कब्जा किया और उन्हें देखा देखी डच आए, स्पेनिश आए, फ्रांसीसी आए और फिर अंग्रेज आए। और इन सब के बीच में अंग्रेज जो थे वो सबसे आगे निकल गए। क्यों आगे निकले, कैसे आगे निकले, इसको समझेंगे। और उसका जो पहला पैमाना है वो कर्नाटक युद्ध, भारत के उद्देश्य। तो देखिए, कर्नाटक जो है दक्षिण में एक छोटा सा राज्य था। तत्कालीन समय जो स्थिति थी वो ये थी कि मुगल्स जो थे वो मराठों के पेंशनर बन चुके थे। मुगल्स जो थे वो मराठों के पेंशनर बन चुके थे। और माना जाता है कि मुगलिया राजा का जो क्या कहते हैं सीमा था वहीं तक था जहाँ तक उनकी दृष्टि जाती थी। मतलब जहाँ तक वो देख ली उनकी वहीं तक सीमा होती थी। एक समय मुगल्स अम्पायर का जो सीमा था काबुल और कंधार तक हुआ करता था, अब सिमट कर छोटा हो चुका था। और एक ओवरऑल व्यू ये रखिए कि वो मराठों के सिर्फ और सिर्फ पेंशनर थे। मराठे जो बहुत बड़ी शक्ति थे, कालांतर में पानीपत के युद्ध में लड़के वो नष्ट हो गए। याद रखिए, पानीपत का युद्ध पढ़ने के लिए सही है कि अब्दाली जीते, मराठे हार गए, फला हुआ, लेकिन अंदरूनी ये हुआ कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि भारत पे न अब अफगानी होंगे और न मराठी होंगे। भारत पे वही शक्ति राज करेगी जो यूरोपियन शक्ति यहाँ बैठी हुई थी। अर्थात हमारी जो समस्त ऊर्जा थी, हमारी जो समस्त ताकत थी, वो आपस में ही लड़ने में नष्ट हो गई। अब समझते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का जो पहला युद्ध था वो 1746 से 48 तक चला। किनके बीच में चला? अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। देखिए, इसको हम जो मानते हैं ये सीधा एक नाटक था। क्या था ये? नाटक था। अंग्रेज़ और जो फ्रांसीसी थे वो यूरोप में झगड़ते थे और वो जो झगड़ा होता था हमारे यहाँ भी चलाता था। अब इस जो नाटक हो रही थी मतलब अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में, उसमें जो कथाकार थे उसके जो लेखक, पटकथा लेखक थे, डायरेक्टर थे, वो सब यूरोपियंस थे।
याद रखिए कर्नाटक में जो नाटक हो रही थी उसके जितने भी पटकथा लेखक थे और जो डायरेक्टर थे वो सब यूरोपियंस थे, लेकिन पात्र उसके सब भारतीय थे। अब सोच सकते हैं भारतीयों की कितनी दुर्दशा थी कि वो क्या कर रहे हैं उन्हीं को समझ में नहीं आ रही थी, वो किनके लिए लड़ रहे हैं उनको खुद समझ में नहीं आ रही थी। चाचा भतीजा से लड़ रहा है, भतीजा चाचा से लड़ रहा है, बाप बेटे से लड़ रहे हैं, बेटा बाप से लड़ रहा है, यही हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि हम लड़ रहे हैं, वस्तुतः वो लड़ नहीं रहे थे, वो सिर्फ एक मोहरे थे। किनके? अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के। याद रखिए कर्नाटक का ही युद्ध जो था, इससे ये सिद्ध हुआ कि भारतीय नैतिक रूप से कितने दुर्बल हैं, और अंग्रेज़ एवं फ्रांसीसी दोनों इस बात को समझ गए। फ्रांसीसी कमांडर जो था डुप्ले, वो बहुत बड़ा कमांडर था और भारत में फ्रांसीसी सर्वोच्चता का उस प्रतिपादक था, और डुप्ले के बाद फ्रांसीसी फिर नष्ट हो गए। लेकिन भारत में डुप्ले ही एक ऐसा व्यक्ति था, पहला व्यक्ति था जिसने समझा कि भारतीय नैतिक रूप से बहुत दुर्बल होते हैं, इन्हें आपस में लड़ा करके हम अपना हित साध सकते हैं, और उसी की नीति का अक्षरशः पालन अंग्रेज़ों ने बाद में हमारे यहाँ किया। उसको धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि कर्नाटक का युद्ध ही जो पहला युद्ध था जिसके बाद भारतीयों के नैतिक दुर्बलता के बारे में यूरोपियन शक्ति को पूरी तरह से जानकारी हो। तो देखिए कर्नाटक का जो पहला युद्ध था 1746 से 48 तक चला, और यह युद्ध 1748 में एला-शापल की संधि से बंद हुआ। परीक्षा में आपसे यही पूछेगा, ठीक है। एला-शापल की संधि से बंद हुआ, जो कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित था। हमने आपको पहले ही बोला कि वो यूरोप में लड़ते थे और वो लड़ाई को यहाँ ले आते थे और यहाँ वो लड़ते थे। याद रखिए उनको लड़ने का कोई मूल उद्देश्य ये नहीं था कि हम ये करें हम वो करें, कुछ नहीं। उनका मूल उद्देश्य होता था अपने प्रभाव में वृद्धि करना। यूरोपियन जब भी लड़ते थे हमारे यहाँ तो अपने प्रभाव में वृद्धि के लिए लड़ते थे, और जब वो बैठते थे तो सिर्फ और सिर्फ सुस्ताने के लिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ अपने जो नीतियाँ होती हैं उनको पुनर्विचार करने के लिए बैठते थे। कभी वो भारतीय शक्तियों से या संधि जो करते थे या समझौता जो करते थे उनको इज्जत प्रतिष्ठा मान देने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने पावर को बढ़ाने के लिए। वो हमसे हजारों मील दूर रहते थे। वहाँ के उस समय आवागमन के साथ साथ सूचनाओं का प्रवाह जो था बहुत धीमा था। उन सब को वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करते थे, और फिर जब ताकत हो जाती थी तो भारतीय शक्ति को पराजित कर देते थे। और इसको हम विभिन्न युद्धों के माध्यम से समझेंगे। तो भारत में जो कर्नाटक का पहला युद्ध था वो 1746 से 48 तक चला। एला-शापल की संधि से वो बंद हुआ, जो कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित था। याद रखिए जो पहला क्या कह सकते हैं कर्नाटक का युद्ध था, उसमें एक सेंट टोमे का युद्ध हुआ था। क्या युद्ध हुआ था? सेंट टोमे का युद्ध। हमने लिख रखा है, देख लीजिए। इस युद्ध से ही सेंट टोमे का युद्ध जो जुड़ा हुआ है, जो फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य हुआ था। देखिए आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि सेंट टोमे का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब जो थे, क्या नाम था इनका, अनवरुद्दीन साहब के बीच हुआ था। अनवरुद्दीन जो थे वो कर्नाटक के नवाब थे, और वो अपनी नवाबी चाहते थे। उनका जो भतीजा था वो उनको हटाना चाहता था, और वो समझ रहे थे कि हम अपने भतीजे को हटा रहे हैं, भतीजा समझता हम चाचा को हटा रहे हैं। लेकिन वस्तुतः वो एक दूसरे को नहीं हटा रहे थे। यहाँ यूरोपीय शक्तियाँ जो थीं, फ्रांसीसी और अंग्रेज, वो एक दूसरे को हटा रही थी। अब देखिए महफूज खां के 10,000 की विशाल सेना को डुप्ले के कमांडर पैराडाइज के अधीन 230 फ्रांसीसी एवं 700 भारतीय सैनिकों ने हराया था। देखिए इस जो युद्ध में क्या हुआ कि जो लड़ाई हुई तो भारत के जो शासक होते थे वो बहुत बड़े सेना लेकर के लड़ने जाते थे। अंग्रेज यूरोपियन जो होते थे बहुत छोटे से होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो हार गए। भारतीय शक्तियाँ जो थी फ्रांसीसी के छोटी सी सेना से हार गई। देख सकते हैं कि फ्रांसीसी के पास मात्र 1000 सेना था, जिसमें मात्र 200-250 फ्रांसीसी सैनिक थे। भारत के 10,000 की विशाल सेना को हरा दिया। क्यों हराया? इसके पीछे कारण था कि जो फ्रांसीसी सेना थी या यूरोपियन जो सेना होते थे वो अनुशासित होते थे। क्या होते थे? वो अनुशासित होते थे, वो एक सुदृढ़ नीति से लड़ते थे। और भारतीयों की जो फौज होती थी वो अनुशासित नहीं होती थी, और एक तरफ अनुशासन था, दूसरे तरफ अनुशासन नहीं था। और इस प्रकार से भारत की जो शक्तियाँ थी वो घुटने टेकी। उसमें पहला यही था कि अनवरुद्दीन के जो कमांडर थे महफूज खां, वो पहला ऐसा युद्ध था जिसमें बड़ी विशाल सेना के साथ वो हार गए। और यहाँ से शुरू हुई भारत की बड़े बड़े शक्तियों की हारने की। और उसके पीछे जो था वो सैनिक पावर ही था, और जो यूरोपियंस की सैनिक पावर होती थी वो यही थी प्रारंभिक दौर।
बाद में उनके हथियार उत्तम होते थे। उस समय हथियार उत्तम नहीं थे, वैसे उतने ज़्यादा उत्तम नहीं होते थे, क्योंकि अंग्रेज़ उनको हथियार सप्लाई करते थे विपक्ष वाले को, लेकिन उस सेना तो नहीं दे सकते थे। तो इनके जो सेना होते थे, मतलब यूरोपियंस की जो सेना होते थे, बहुत अनुशासित सेना होती थी और वो तकनीक से युद्ध लड़ते थे, और भारतीयों की जो सेना होती थी वो पुरातन व्यवस्था से चल रही थी, तो ये युद्ध हार गए। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब भी भारतीय लड़ाई शक्तियों के बीच लड़ाई होती थी, तो जो फ्रांसीसी होते थे और जो यूरोपियंस क्या नाम है, अंग्रेज होते थे, या अन्य यूरोपियन शक्तियाँ जो होती थी, जब भारतीय राजाओं को मदद करती थी, तो इतना ही मदद करती थी जितना में वो राजा हार जाए, या उतना ही जीते जितना से उसको ज़रूरत था। इतना मदद नहीं कर देती थी कि वो राजा बहुत ताकतवर हो जाए फिर हम ही को हटा दे। अर्थात वो एक ऐसी चाल चल रहे थे जिसमें भारतीय राजा धीरे धीरे कुचक्र में फंसते गए और अंतोगत भारत गुलाम बन गया। तो अब पढ़ते हैं कर्नाटक के अगले युद्ध, यानी कि दूसरा और तीसरा युद्ध के बारे में। तो प्रथम जो युद्ध था वो सर्वोच्चता के लिए हुई, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इनसे पहले, मतलब जो कर्नाटक युद्ध थे उससे पहले जो थे वो अंग्रेजी कंपनियां भारतीय राजाओं के अधीन होती थी और भारतीय राजाओं से संरक्षण प्राप्त करती थी। भारतीय राजा उन्हें सामरिक राजनीतिक संरक्षण दिया करते थे। इस युद्धों के बाद ये जो क्रम हुआ, इस युद्धों के बाद ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जो राजा थे वो यूरोपियन शक्तियों को रोकने में और उन्हें सुरक्षा देने में और उन्हें संभालने में असमर्थ सिद्ध हो रहे थे, और धीरे धीरे भारतीय जो राजा थे वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी एवं अन्य यूरोपियन शक्तियों के ऊपर निर्भर होते जा रहे थे। किस चीज़ पर? वो निर्भर हो रहे थे हथियार पर, वो निर्भर हो रहे थे उनके सैनिक जो प्रशिक्षण था उस पर, और धीरे धीरे इन्हीं दो चीज़ों के आधार पर जो भारतीय राजा थे अपने में युद्ध लड़ने के लिए वो यूरोपियन से हथियार उधार लिया करते थे, और उनको जो सैनिक प्रशिक्षक थे उनको अपने यहाँ सेवा में रखा करते थे। और याद रखिए वो जो सेवा में रहते थे वो अपने यहाँ के राजाओं का, यानी कि फ्रांसीसी है तो फ्रांस का, इंग्लिश है तो अंग्रेज का, डच है तो डचों का गुप्तचरी किया करते थे। अर्थात यूरोपीय शक्तियों को भारत के बारे में, भारतीय राजाओं के बारे में समस्त जानकारी थी, लेकिन भारत के राजाओं को कोई जानकारी नहीं थी। तो घुटने कौन टेकेगा? स्पष्ट ही बात है, भारतीय ही टेकेगी। अब देखिए, अब दूसरा युद्ध, कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था 1749 से 54 तक चला। देखिए इस समय तक में डुप्लेस जो था वो सुपर पावर बना हुआ था। प्रथम युद्ध में अंग्रेज एवं जो क्या कहते हैं फ्रांसीसी बराबर थे, अंग्रेज ज़मीन पर तो फ्रांसीसी जल में भारी पड़ रहे थे। दूसरे युद्ध में भी यही हुआ, लेकिन डुप्ले का यहाँ से प्रभाव घटने लगा। जो डुप्ले का प्रभाव था वो घटने लगा और क्लाइव का प्रभाव बढ़ने लगा। क्लाइव प्लासी वाला क्लाइव, बक्सर युद्ध वाला क्लाइव, आगे पढ़ेंगे उसको। यहाँ से क्लाइव का जो रॉबर्ट क्लाइव जो थे उसका प्रभाव बढ़ने लगा, डुप्ले का घटने लगा। और तीसरा युद्ध जो वांडीवास का युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध जिसमें वांडीवास का युद्ध हुआ था, फ्रांसीसी भाग्य का सर्वनाश हो गया। लेकिन अभी हम दूसरे को ही समझेंगे। जो दूसरा युद्ध था वो फिर कर्नाटक के मामले में चला। कर्नाटक के दो राजा थे, राजकुमार थे, वो आपस में लड़ रहे थे। कर्नाटक के जो मोहम्मद अली एवं सलाबा जंग जो थे एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे, और साथ ही साथ खून के प्यासे आपस में बने हुए थे तो चल रही थी। वो उन शक्तियों से सहायता ले रहे थे जो इन दोनों को खा जाना चाहते थे। बात समझ रहे हैं? उनके लिए न ये दोस्त थे न दुश्मन थे, बस सिर्फ एक चारा थे जो इनको छोटा होने का क्या कह सकते हैं इंतजार कर रहे थे। याद रखिए जितने भी यूरोपियन शक्तियाँ होती थी वो अपने पावर को अजगर की तरह रखते थे। अर्थात जब वो भारतीय शासकों के पास जाते थे तो वो तब तक अपने शक्ति को बढ़ाते रहते थे जब तक उसको पूरी तरह से निगल न जाए। जिस दिन उनकी पावर बढ़ जाती थी, इस समर्थता को प्राप्त कर लेते थे कि हम इसको खा सकते, वो खा जाते थे। चाहे वो मुगल्स हो, चाहे बंगाल हो, या फिर अंतोगतवा मराठा, सबको उन्होंने पीटा और बराबर पीटा। तो कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था वो कब से कब तक चला? 1749 से 54 तक चला, और डुप्ले इसमें वापस चला गया और उसके जगह पर एक कमांडर उनका आया जो हेड होता था, उसका नाम था गोडेहू। याद रखिएगा कौन आया? गोडेहू। और उसने पुदुचेरी की संधि की। अर्थात फ्रांसीसी जो थे बातचीत पर उतर गए। बातचीत पर कौन उतरता है? जो कमज़ोर होता है। भाई भला जो जीत रहा युद्ध क्यों बातचीत कर रहे हैं?
कभी सुने हैं कि जीतने वाला बातचीत करने जाता है? कभी नहीं जाता। बातचीत वो करते हैं जो कमज़ोर होने लगते हैं। अर्थात फ्रांसीसी जो थे वो दूसरे युद्ध से कमज़ोर पड़ने लगे और उन्होंने बातचीत का रास्ता अपनाया और पुदुचेरी की संधि की, और इस संधि के अनुसार उन्होंने जो जो एक दूसरे के जो क्षेत्र जीते थे वो लौटा दिए, एक आध दो क्षेत्रों को छोड़ करके, और यहाँ से जो मामला था वो अंग्रेज़ों के अधीन होने लगा। क्यों होने लगा? इसके पीछे कारण था। कारण यह था कि जो अंग्रेजी कंपनी थी वो अपने यहाँ के राजशाही और लाल फीताशाही से दूर थी, अर्थात वो अपने निर्णय खुद लिया करती थी। लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो राजा के अधीन थी, उसको हर छोटे बड़ी चीज़ों के लिए राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी, तो उनका प्रोसेस लंबा था, फलता वो पिछड़ने लगे। कर्नाटक का दूसरा युद्ध यह भी सिद्ध किया कि जो भारतीय शासक हैं वो अब भारत में यूरोपियन कंपनियों को संरक्षण नहीं दे सकते हैं, और यहाँ के बाद वो धीरे धीरे यूरोपियन जो कंपनियां थी उसके संरक्षण में जाने लगी। ठीक है, अब समझते हैं कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बारे में। हाँ, तो अब समझेंगे तृतीय युद्ध के बारे में, कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बारे में। इसके बारे में एक चीज़ और समझ लीजिए कि प्रथम एवं द्वितीय युद्ध तक में जो अंग्रेज़ थे वो धीरे धीरे भारी पड़ने लगे थे। भारतीय शक्तियाँ कोई मतलब था नहीं, हमको शुरू में ही बताया आपको कि वो नाटक के वो पात्र थे जो सिर्फ अपने डायरेक्टरों और पटकथा लेखकों के अनुसार वो व्यवहार कर रहे थे, कोई मतलब ही नहीं था उनका, नाम भी रखने लायक नहीं थे, मत याद रखने लायक। तो द्वितीय युद्ध के बाद जब अंग्रेज बंगाल में प्लासी का युद्ध जीत गए और बंगाल उनकी झोली में चला गया, तो अब वो इसलिए कसम में थे कि फ्रांसीसियों को बाहर करना, और उन्हें मौका बहुत जल्दी मिल गया। क्या मिला? जो देखिए 1758 से 63 तक चला तीसरा कर्नाटक युद्ध, जो कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 में प्रारंभ हुआ था, 63 में ख़त्म हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध का एक भाग था। अर्थात हमने पहले ही बताया कि दोनों जो शक्तियाँ थीं वो सिर्फ और सिर्फ सुस्ता रही थी, मौके का इंतजार में थी। इधर जो फ्रांसीसी थे उन्होंने कुछ बदलाव किए। उन्होंने एक कमांडर था उनका, देखिए हमने नाम लिख दिया है, काउंट लाली को भेजा। ठीक है, योग्य आदमी था। और एक और उनका एक कमांडर था, उसका नाम था बुस्सी, उदंड टाइप का आदमी था। वो उसमें योग्यता तो थी लेकिन वो समर्थता नहीं थी जो अंग्रेजी कमांडरों अर्थात सर आयरकूट या रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोगों में थी। हालांकि वो बहादुर था, बहुत विशाल नौसेना लेकर के आया, उसने कुछ युद्ध भी जीते, लेकिन हमने क्या बोला कि उसमें समर्थता वैसी नहीं थी, योग्यता वैसी नहीं थी। युद्ध जो होता है योग्यता से जीती जाती है, विशाल सेनाओं से नहीं। तो काउंट लाली जब आया तो वो देखा कि कुछ ऐसा काम करे जिससे अंग्रेज प्रभावित हों और यहाँ से भागे। लेकिन अंग्रेज़ों के तो झोली में बंगाल गिर चुका था। बंगाल एक ऐसा रसगुल्ला उनके लिए था, ऐसा वृक्षदार फल था जो हमेशा फल ही दे रहा था, न पानी डालने की ज़रूरत थी न खाद डालने की ज़रूरत थी। पढ़ेंगे उसको भी प्लासी के युद्धों में। लेकिन अभी कर्नाटक का तीसरा युद्ध, तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो था वो 1758 से 63 तक चला, जो कि यूरोप में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक भाग था। उस समय फ्रांसीसी कमांडर था काउंट लाली, और 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवास के पास, याद रखिएगा तमिलनाडु के वांडीवास के पास, ये सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसको ध्यान भी रखना कि 22 जनवरी 1760 में वांडीवास का जो युद्ध हुआ वो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। अंग्रेजी कमांडर जो थे वो सर आयरकूट थे और उन्होंने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हरा दिया। यहाँ से अंग्रेजी भाग का पूर्ण उदय हुआ और फ्रांसीसी सिमट कर पांडिचेरी तक चले गए। बुस्सी जो उनका कमांडर था उदंड, उसको बुला के उसको फांसी दे दी गई और सारा भाग्य जो था फ्रांसीसियों का नष्ट हो गया। और उसके बाद जो पेरिस की संधि थी, कौन सी संधि? पेरिस की संधि से जो 1763 में हुई थी, यह युद्ध समाप्त हो गया। कर्नाटक का जो युद्ध था वो समाप्त हो गया और इस प्रकार से 3 नाटक चले कर्नाटक में, जिसमें तीनों में अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के बीच सर्वोच्चता के लिए जंग हुई। कुछ भारतीय भी थे, हालांकि भारतीय के आधार पर ही लड़े जाते थे, अपने थोड़ी लड़ते थे वो लोग, उनके नाम पर ये लड़े गए, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं था, कोई क्या कह सकते हैं, कोई उनकी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ ज़रूरत इतनी थी कि उन्हीं के आधार पर वो लड़ाए जाते थे। उनमें कुछ नाम थे, जैसे सलार जंग थे, अनवरुद्दीन साहब थे, कोई चाचा था, कोई भतीजा था। हमने पहले ही बताया कि ये सब आपस में लड़ते थे और यूरोपियन जो थे उन्हें लड़वाते थे सिर्फ इसलिए ताकि अपने प्रभाव को बढ़ा सके। तो हमने कर्नाटक के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय युद्ध को देखा।
आप याद रखिएगा कि ये कब से कब तक हुआ था, किस संधि के अधीन ये बंद हुए थे, और वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, और सन टोमे का जो युद्ध बताया था आपको, जो फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब के बीच में हुआ था, वो एक बहुत बड़ी युद्ध थी भारतीय और यूरोपीय दृष्टि से। यहाँ से सिद्ध हुआ कि भारत की कितनी भी बड़ी सेना हो, उसको यूरोप की छोटी से छोटी अनुशासित सेना हरा सकती है, और उसका वही सबसे बड़ा महत्व था। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें और समझ लेते हैं कि ये यूरोपियन शक्तियाँ जो थी हमारे यहाँ युद्ध क्यों लड़ रही थी, वो हमारे यहाँ इतना इन्वेस्ट क्यों कर रही थी, ये हमारे यहाँ इतने जागरूक क्यों थे कि वो पूरे के पूरे हड़प लेना चाहते थे। तो इसके पीछे कुछ कारण थे। पहला व्यापार था, व्यापार का जो वो क्या कह सकते हैं फ़ायदा था, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते थे। यूरोप में क्या था कि पूर्व औद्योगिक काल प्रारंभ हो चुका था, अर्थात वो जो थे उनके यहाँ पूंजी धीरे धीरे जमा हो रही थी, और वो माल को बेचकर बहुत सारा पूंजी बना रहे थे। याद रखिए, बाद में वही पूंजी उनके यहाँ औद्योगिकरण के लिए उत्तरदायी हुआ था। दूसरा, यूरोपियों में जागरण आ चुका था कि हमने अरबियंस को पूरी तरह से पटकनी दे दी है, और अमेरिका जैसे नए क्षेत्र का खोज कर चुके थे। अब वहाँ की जितनी भी शक्तियाँ थी वो नए नए क्षेत्रों में जाना चाहती थी, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, धर्म का प्रसार एवं उपनिवेश स्थापित करना था। और वो एन केन पराक्रम, आप पढ़ेंगे कि वो कैसे ये सब काम किया करते थे, इतनी घृणा और घिन आएगी कि कुछ कहना नहीं। जब स्पेनिश अमेरिका को कब्जा रहे थे, वहाँ के माया और एस्टिक सभ्यता को नष्ट कर रहे थे, कभी आप गूगल पर भी पढ़ सकते हैं या किताबों को पढ़ सकते हैं, लगेगा कि एक साम्राज्य बनाने के लिए इतने बड़े बड़े साम्राज्यों को इतने बड़े बड़े राज्यों को, इतनी बड़ी बड़ी सभ्यताओं को उन्होंने नष्ट किया कि कुछ कहना नहीं। और उसकी जो परिणति थी, अंतिम परिणति, वो खुद पर गिरी, और वो जाकर के प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध लड़ लिए, खुद में लड़े। खैर, एक बात का मामला है, याद रखिएगा कि जो यूरोपियन शक्तियाँ थी वो अपने उपनिवेश, धर्म एवं व्यापार के बढ़ावा के लिए साम्राज्य बना रहे थे, और अपने इन्हीं सब चीज़ों माने उपनिवेश के लिए, धर्म के लिए और व्यापार की उन्नति के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। तब तक करते थे जब तक कि वहाँ के लोग नष्ट नहीं हो जाते थे, और बाद में फिर अपने एक दूसरे को हटा देते थे या हट जाते थे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वो जो यूरोपियन शक्तियाँ थी, उनकी आपस में जो कटता थी वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक ही रहती थी। कोई बहुत ज़्यादा वो कटता ऐसा नहीं करते थे कि सामने वाला एकदम नष्ट हो जाए, हम ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रभाव रखना चाहते थे। और भारतीय जो शक्तियाँ थी वो यूरोपियंस की जो नीतियाँ थी, यूरोपियंस के जो राजनीतिक मानसिक क्षितिज था, उसको पढ़ पाने में बिल्कुल ही असमर्थ रहे। वो नहीं समझ पाए कि ये जो शक्तियाँ हमारे यहाँ आ रही हैं, इनका मूल उद्देश्य क्या है, इनका मूल कार्य क्या है, ये हमें क्या करना चाहते हैं। और यही कारण था कि भारत जैसा विशाल देश यूरोप के छोटे से छोटे देश के आगे घुटना टेक दिया। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, फिर अगले बार में मिलते हैं।